अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, इट इज अबाउट द मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसमें हम ये तीन एक्सप्लेन करेंगे कि मास डिफेक्ट होता क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट होता क्या है, अगर हम न्यूक्लियस के इंडिविजुअल न्यूक्लियस को देख लेंगे, यानी कि न्यूक्लियस जो होती है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं प्लस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन्स, तो दोनों होते हैं उसमें। तो बने होते हैं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के। तो न्यूक्लियस इन चीजों की बनी होती है। तो अगर हम प्रोटॉन की मास इंडिविजुअल में फ्री स्टेट में देखेंगे तो फ्री स्टेट में इसका एक मास होता है और जो न्यूट्रॉन होता है फ्री स्टेट में इनका मास अलग होता है। तो जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूक्लियस की जो मास होती है वो इस मास से कम होती है, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में इनकी मास ज्यादा होती है, जब ये न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनकी मास कम होती है। तो देयर occurs a difference between the mass of the proton and neutron in free state and mass of the proton and neutron when they are combined together inside the nucleus। तो यही हम मास डिफेक्ट यही होता है। तो मास डिफेक्ट अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो एक डिफरेंस होती है मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में इनकी एक मास होगी और जब ये न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसकी एक और मास बनेगी। तो इन दो मासेस में डिफरेंस होता है इन देयर फ्री स्टेट एंड देयर कंबाइंड स्टेट, तो उसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो जो ही हम इन्हें ये मास डिफेक्ट जो होता है इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम से हम इसे डिनोट करते हैं कि कितना होगा, यानी कि कितनी डिफरेंस होगी इनके मास में। तो यही यानी कि कंबाइंड स्टेट में जब आएंगे तो कंबाइंड स्टेट में इनका मास कम होगा एज कंपेयर टू देयर मास इन द फ्री स्टेट्स। तो अगर हम ये न्यूक्लियस कंसिडर कर लेंगे, मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसका मास हम रख लेंगे m, यानी कि ये न्यूक्लियस जो है इसका टोटल मास है m। ये जड़ प्रोटॉन्स की बनी है और a माइनस जड़ की न्यूट्रॉन्स, यानी कि इसमें प्रोटॉन्स जो है प्रोटॉन्स ये नंबर कितने हैं वो है z, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमें पता है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हर एक प्रोटॉन की अपनी मास होगी, हर एक न्यूट्रॉन की मास होगी अपनी। तो टोटल जब ये बनाएंगे तो हम वो टोटल मास रख लेंगे m, कैपिटल M। तो इनकी इंडिविजुअल मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो इंडिविजुअल मास होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर कंबाइंड मास, तो उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एम से, तो उसे हम कहेंगे मास डिफेक्ट। तो हम क्या कहेंगे कि हमने कंसिडर किया एक न्यूक्लियस को, जिसकी मास है कंसिडर ए न्यूक्लियस ऑफ मास कैपिटल एम। तो कैपिटल एम मास है उस वक्त जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बनी है। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स है, जड़ प्रोटॉन्स है, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, a माइनस जड़। लेट एम पी इज मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन की कि कितने प्रोटॉन्स है। तो ऐसे ही एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे। तो इन देयर फ्री स्टेट अगर हम इनका मास देखेंगे तो कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है, और माइनस उस वो मास ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू टोटल मास। तो अगर हम देखेंगे इनका मास, तो अब हम लिख लेंगे मास ऑफ जड़ प्रोटॉन्स। तो जड़ प्रोटॉन्स की न्यूक्लियस बनी है, मास ऑफ जड़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एक की मास कितनी है mp इंटू कर लेंगे z। तो इतनी मास है प्रोटॉन्स की। तो ऐसे ही मास ऑफ a माइनस z न्यूट्रॉन्स की, तो वो होगी
mn इंटू ए माइनस जेड। तो ये रही इनकी इंडिविजुअल मास। तो न्यूक्लियस की मास कितनी रख ली थी हमने पहले ही, वो है कैपिटल एम। तो क्या लिखेंगे, पहले हम इनका सम लिखेंगे, सम ऑफ मासेस ऑफ जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। तो इन फ्री स्टेट यानी कि जब ये कंबाइन नहीं हुए हैं तो इनकी मास कितनी होगी अब टोटल, तो सम है दैट इज एम एन एम पी जेड प्लस एम एन ए माइनस जेड। तो ये है इनकी टोटल मास इन इंडिविजुअल स्टेट या इन इंडिविजुअल फॉर्म। तो अब कंबाइंड हुए, न्यूक्लियस बना लिया, तो न्यूक्लियस की मास कितनी है, वो है एम। तो डेल्टा एम कितना मिलेगा हमें, देयरफॉर डेल्टा एम, जिसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट, कि कितना मास हमने खो दिया है इसमें, तो वो है इंडिविजुअल मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स प्लस इंडिविजुअल मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स माइनस होगा माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन दे कंबाइनेड टुगेदर टू फॉर्म द न्यूक्लियस। तो ये होता है मास डिफेक्ट, कि फ्री स्टेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास ज्यादा होती है एज कंपेयर टू व्हेन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट को हम एक्सप्रेस कर लेंगे, यानी कि किन यूनिट्स में हम एक्सप्रेस करते हैं, या तो हम इन्हें केजीज में एक्सप्रेस करेंगे और एटॉमिक मास यूनिट्स में, क्योंकि हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में ही कि या तो हम इसे केजीज में एक्सप्रेस करते हैं या एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो ये था यहां तक मास डिफेक्ट। नाउ अब हम एक्सप्लेन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी को। नाउ बाइंडिंग एनर्जी, तो इसे हम दो डेफिनेशंस देंगे बाइंडिंग एनर्जी को। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए हमें अगर हमें न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट तोड़ना है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस को कितनी एनर्जी चाहिए अपने आप को होल्ड करने के लिए। तो दो डेफिनेशंस है, ये क्या एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी होती है जो हमें जरूरत पड़ती है रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट, अगर हमें तोड़ना है न्यूक्लियस को, रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस। किसमें तोड़ना है, इंटू न्यूक्लियस, यानी कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए एक न्यूक्लियस को ये न्यूक्लियस होल्ड करने में, यानी कि कितनी एनर्जी ये लेते हैं होल्ड करने के लिए, या कितनी एनर्जी चाहिए हमें इस न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि हम उसे ब्रेक डाउन करें इनटू इट्स न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अभी हम देख रहे थे कि जो हमें पता है कि जो डेल्टा एम है मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट में हमने देखा कि जब न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं तो उनकी मास जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल मासेस। तो जब यहां से हमें मास डिफरेंस मिल रही थी, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास डिफरेंस थी, कितने प्रोटॉन्स थे उनकी मास प्लस न्यूट्रॉन्स कितने थे ए माइनस जेड। तो ये जो मास था माइनस कर लेंगे मास ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन दे आर कंबाइंड टुगेदर। तो ये जो मास हमें यहां से गायब होता दिखा, तो ये किस शक्ल में हमें मिलता है, इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर हम मास को कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में और एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मास में, तो बाइंडिंग मतलब मास डिफेक्ट में हमने देखा कि कुछ मास गायब हो रहा था, यानी कि इंडिविजुअल में इनकी मास ज्यादा थी, कंबाइंड स्टेट में इनकी मास कम थी।
तो कुछ मास डिफेक्ट हो रहा था। तो हमें पता है कि वो मास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रहा है हमें। तो वो एनर्जी अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो वो एनर्जी जो वहां से वो मास जो गायब हुआ और एनर्जी की शक्ल में हमें मिला, उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। तो वो क्या होता है कि जब मास डिफेक्ट हुआ, एनर्जी में मिला हमें, वो एनर्जी न्यूक्लियस यूज करता है टू बाइंड दीज न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। तो हमें उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि हम उसे ब्रेक डाउन कर सके इस न्यूक्लियस को। तो वो किस शक्ल में मिलती है हमें? बाइंडिंग एनर्जी में। तो हियर डेल्टा, ये जो एम है ये कितना है? डेल्टा एम, मास डिफेक्ट, यानी कि कितना मास खोया, वो किस शक्ल में मिला? एनर्जी में। तो वो न्यूक्लियस ने किसके लिए यूज की? अपने न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए। इनटू कर लेंगे हम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम यानी कि जो एनर्जी होगी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, वो होगी अब डेल्टा एम। तो डेल्टा एम एन इज मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स की माइनस एम मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसे सी स्क्वायर से। तो ये रहेगी हमारी रिलेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। तो इतनी एनर्जी एक न्यूक्लियस लेता है ताकि वो अपने न्यूक्लियस को होल्ड कर सके इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर हम यहां ये जो मास है, अगर हम इसे केजीज में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो ये जो एनर्जी है ये हमें जूल्स में एक्सप्रेस करनी होगी फिर। तो अब हम यहां से क्या कहेंगे कि ये जो मास डिफेक्ट था, अगर हम इसे केजीज में मेजर करेंगे तो ये जो एनर्जी हमें मिलेगी वो हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल्स। बट हमने एनर्जी इक्विवेलेंट पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स। तो अगर हम इसे, इस एनर्जी को, बाइंडिंग एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट देखना है तो कितनी होगी, तो हम क्या कहेंगे? हम फिर से यही लिखेंगे, बट अब हम क्या कहेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है बीई, इट इज इक्वल टू ये बाइंडिंग एनर्जी बीई। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? मास ऑफ जेड प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। तो माइनस कितना कर लेंगे? माइनस कर लेंगे कंबाइंड मास। अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो पहले हमने केजीज में किया, अब हम एटॉमिक मास यूनिट। बट हमें मालूम है कि जो एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो बाइंडिंग एनर्जी अब होगी वो रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, ये कितना है? मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू कर लेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स एंड इन टर्म्स ऑफ द केजीएस। तो ये एनर्जी यूज होती है न्यूक्लियस को यानी कि बनाने में, यानी कि होल्ड करने में अपने न्यूक्लियस, या हम ऐसा भी कहेंगे कि कितनी एनर्जी चाहिए टू डिसइंटीग्रेट। तो ये थी पहले मास डिफेक्ट, अब हमने पढ़ ली बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम इस पे एक प्रॉब्लम कर लेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी, मतलब उसे हम अच्छी तरीके से देख लेंगे कि कैसे हम मास डिफरेंस करते हैं, फिर बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि मास डिफेक्ट कितना है और बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए हमें। तो इसमें दिया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लिय, यानी कि जिसका मास जो है कैलकुलेट करनी है हमें बाइंडिंग एनर्जी, बट मास दिया है कि 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट्स, और मास दिया गया है प्रोटॉन का और मास दिया गया है न्यूट्रॉन का भी। तो इनका जो इंडिविजुअल मास है वो है इतना, पर जब ये कंबाइन हुए हैं तो इन्होंने हीलियम न्यूक्लियस बनाया है, तो उसकी मास है 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो हमें देखना है कि मास डिफेक्ट कितना है इसमें और कितनी एनर्जी चाहिए इसे होल्ड करने के लिए इन न्यूक्लियस को। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो हीलियम है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एक प्रोटॉन की मास दी गई है, तो अब हम 2 प्रोटॉन्स की मास कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स। तो वो होगी 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज
1.0073। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 is 6, 7 2 is 14, that is 1, 0.21 are 2, that means तो इतनी मास है, बट एटॉमिक मास यूनिट्स में। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स की। तो एक की मास कितनी है, 1.0087। तो इसे भी मल्टीप्लाई करो, 7 2 is 14, 1 is carry, 2 is 16, that is 17, that is 1, 0.2 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये है 2 प्रोटॉन्स की मास और 2 न्यूट्रॉन्स। तो सम ऑफ देयर मासेस, तो टोटल में इनका मास कितना है, सम ऑफ देयर मासेस इंडिविजुअल में, दैट इज 2.0146 प्लस 2.0174। तो इसे ऐड कर लो, वो 10 हुए, तो एक कैरी हुआ 11, दैट इज 12, एक कैरी हुआ, दैट इज 230.4। तो 4.0320 एटॉमिक मास यूनिट्स है इनकी इंडिविजुअल मास। बट गिवन मास जब इन्होंने न्यूक्लियस बनाया है तो उसकी मास कितनी है, 4.0026। तो अब मास डिफेक्ट कितना है, तो मास ऑफ हीलियम जो है वो कितनी थी, न्यूक्लियस वो थी 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो डेल्टा एम कितना मिलेगा हमें, डेल्टा एम कितना होता है, सम ऑफ द मासेस देयर इंडिविजुअल मासेस विच इज 4.0320 माइनस कर लेंगे जब वो कंबाइन हुए थे और उनका मास कितना था, 4.0026। तो वो मिलेगा हमें 0.0294 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इतना मास खो दिया है इसने, यानी कि जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, इंडिविजुअल में उनकी मास इतनी थी, जब कंबाइन हुए तो इतनी हो गई, तो डिफरेंस मिली वहां से 0.0294 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये था मास डिफेक्ट। अब ये मास किस शक्ल में हमें मिलेगा, इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो वो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, दैट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम कितनी है, 0.0294 इंटू कर लेंगे 931, वो मिला हमें 27.3714 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी बाइंडिंग एनर्जी। तो अब हम इस एग्जाम्पल से फिर टॉपिक को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्या है कि मास जो है वो खो जाता है, तो किस शक्ल में मिलता है हमें, बाइंडिंग एनर्जी में। तो न्यूक्लियस उसे किस में यूज करता है, तो होल्ड दीज न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, यहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि अगर हमें हीलियम के न्यूक्लियस को बाहर निकालना है हीलियम न्यूक्लियस से, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 27.3714 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं अपने न्यूक्लियस में। अब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है कि हमें एवरेज में कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम एक जो न्यूक्लियस है वो हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल सके। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है एवरेज एनर्जी। कितनी चाहिए हमें एवरेज में एनर्जी, ताकि हम क्या कर सकते हैं, तो रिलीज न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी होती थी कि कितनी एनर्जी चाहिए हमें डिसइंटीग्रेट करने के लिए न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस को। तो एवरेज में कितनी एनर्जी चाहिए हमें इन एवरेज, ताकि हम रिलीज कर सकते हैं न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस से।
तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है किसके बराबर होती है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी के बराबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स कितनी है और न्यूट्रॉन्स कितनी है न्यूक्लियस में, या हम ऐसा भी कह सकते हैं डिवाइड बाय मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी चाहिए एक न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए अपने न्यूक्लियस डिवाइड बाय उसमें कितने न्यूक्लियस है, यानी कि उनका मास। तो अगर हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी हमें मालूम ही है, इट इज डेल्टा एम मास डिफेक्ट इनटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइड बाय मास नंबर विच इज E। तो ये होती है एक एवरेज वैल्यू मिलता है हमें यहां से कि बाइंडिंग एनर्जी का रेशो निकालो अपने मास नंबर के साथ, तो हमें एक एवरेज एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें किस चीज में मदद करती है? इट टेल्स अस अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इससे हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है मैक्सिमम, तो उसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है, एलिमेंट इज स्टेबल। जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी तो उतना कम अनस्टेबल होगा, यानी कि वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी हमें बताती है कि न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम हुई तो एलिमेंट जो है वो स्टेबल नहीं होता है बल्कि अनस्टेबल होता है। तो इसके लिए हम ये इस चीज के लिए हमें यूज होती है। अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसको हम प्लॉट कर लेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर ही हमें देगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। अलोंग एक्स एक्सिस हम लेंगे एटॉमिक मास और अलोंग वाई एक्सिस हम लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहां से मास नंबर लेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 up to just 240। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां से लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक एवरेज एनर्जी कितनी चाहिए कि न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस को रिलीज कर सकते हैं अपने न्यूक्लियस से। तो जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ग्राफ ऐसे था, जस्ट लाइक दिस। तो फिर ये ऐसे रिलीज हो रहा था। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ एटॉमिक मास के साथ ऐसे वेरी हो रहा था, यानी कि यहां पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन एटम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे कम है यहाँ पे, हीलियम की ज्यादा है, लिथियम की कम, ब्रिलियम की ज्यादा, बोरान कम, कार्बन की ज्यादा, नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम और नियान की ज्यादा। और फिर ये इंक्रीज होता जा रहा है। फिर यहां से एक मोड आता है जहां से फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो एक ग्राफ है।
तो यहां से हमें क्या मिलता है, तो तीन ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे। जब तक एटॉमिक नंबर या मास नंबर जो है अगर वो लेस देन 20 है, यानी कि अगर हम नियान तक देख लेंगे, यानी कि नियान की जो एटॉमिक मास है इट इज 20, तो हाइड्रोजन से देखेंगे नियान तक, तो हमें क्या मिल रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज मैक्सिमम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नियान इज मैक्सिमम, while as लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इनकी कम है, उनकी ज्यादा है। तो अप टू मास नंबर 20 हम देख रहे हैं कि हीलियम, ब्रिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और नियान इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब हुआ कि ये स्टेबल है, ज्यादा न्यूक्लियर स्टेबल है एज कंपेयर टू देयर नेबर्स। तो नेबर में इनके कौन कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो पहले हम यानी कि ये जो लाइट यानी कि 20 तक हम देख रहे हैं कि ये जो लाइट न्यूक्लिय है, हल्के न्यूक्लियस, इनमें हम क्या देख रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नेबर्स की ज्यादा है, यानी कि इन 5 नेबर्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो 5 मिल रहे थे हमें, तो ये ज्यादा स्टेबल है। वाइल एज हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन वो लेस स्टेबल है। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी यहां से, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन इज दिस, फर्स्ट वाज दिस, ए ग्रेटर देन 40, जब मास नंबर 40 से ज्यादा वेरी हो रहा है यहां से, तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ये बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है। और यहां पे एक वैल्यू आता है आयरन का, Fe26, मास नंबर इज 56, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, एज मास नंबर इज ग्रेटर देन 40, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और ये एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है। पहले तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है। कौन सा वैल्यू, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जब हमने देखा तो वहां पे ये आयरन मिलता है हमें, यानी कि आयरन मिलता है जिसकी सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कहेंगे कि जो आयरन है इट इज मोर न्यूक्लियर स्टेबल, ये सबसे ज्यादा, अगर एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि सबसे न्यूक्लियर स्टेबल, नॉट केमिकल स्टेबल, तो न्यूक्लियर स्टेबल एलिमेंट इज आयरन। तो फिर जब यहां से हमने देखा कि जब एटॉमिक नंबर 3rd ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन थी कि नेबर्स में इनकी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी है, ए ग्रेटर देन 40, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है और सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन कर रही है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो फिर जब हमने देखा कि जब ए मास नंबर ग्रेटर होता है 56 से, यानी कि आयरन से अब ज्यादा हुआ मास नंबर, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होना, यानी कि शार्पली नहीं बट धीरे धीरे इसने कम वैल्यू अटेन करने शुरू किया। तो ये ग्रेजुअली फिर यहां से डिक्रीज हुई, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीज। कहां तक हमने देखा कि इसने एक वैल्यू अटेन किया 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो किसका होता है, यूरेनियम 238 का, जिसका मास नंबर 92, यानी कि जो हैवी न्यूक्लियस है, यानी कि जो यहां से अब हैवी न्यूक्लियस मिल रहे हैं इस रीजन में, और जो लाइट न्यूक्लियर यहां थी। तो लाइट न्यूक्लियर और हैवी न्यूक्लियर में हम देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती जा रही है। तो वो न्यूक्लियर अगर हम उनका देखेंगे तो इनका भी न्यूक्लियस और इनका नेबर्स का वो अनस्टेबल होंगे। तो यहां से हमने 3 ऑब्जर्वेशन पहले देखी कि जो लाइट थे, मतलब अगर हम कंक्लूड कर लेंगे यहां से कि कंक्लूजन में हमें क्या मिलता है, तो कंक्लूजन में हमें मिलता है कि जो लाइट न्यूक्लियर है, कंक्लूजन, तो सबसे पहले कंक्लूजन में लिखेंगे हम कि जो भी लाइट न्यूक्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी हैज लो वैल्यू। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर के लो वैल्यूज है, किनके लिए, बोथ लाइट और बोथ हैवी।
तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लो है किन के लिए, लाइट न्यूक्लियर के लिए, मगर उन लाइट न्यूक्लियर में सिर्फ 5, क्योंकि 5 की तो ज्यादा थी, यानी कि हीलियम, ब्रिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज्यादा है, बट इनकी कम है हाइड्रोजन, लिथियम, बोरान, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो न्यूक्लियर मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो अनस्टेबल। और कौन से, हैवी, जो हैवी न्यूक्लियर है यहां से 56 से ऊपर, तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती जा रही है, तो न्यूक्लियरली अनस्टेबल बनते जा रहे हैं। तो दूसरी हमने कंक्लूजन में देखा कि जो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स है, जो बीच में आते हैं, उनकी क्या है, सबसे ज्यादा हाई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो वो न्यूक्लियरली स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है आयरन इनमें से। और फिर हमने क्या देखा कि जो नेबर्स थे इनमें से इनकी बाइंडिंग एनर्जी यानी कि कम है एज कंपेयर टू देयर नेबर्स, यानी कि उनमें से, यानी कि जो इनके नेबर्स थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर 5। तो ये थे यहां से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब अगर हमें इसे कैलकुलेट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी दी है, लेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, ये जो हीलियम है, एंड लिथियम, L3 इज अप टू 7, इनकी यानी कि अगर इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 27.37, जो अभी हमने दिखाई थी पिछली प्रॉब्लम में, और इसकी है 39.3, बट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, और हमें पता है इसका मास नंबर 4 है और इसका मास नंबर 7 है। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी ज्यादा है, यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, तो हमें मालूम है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। तो अगर हम हीलियम की कैलकुलेट करेंगे वो है 27.37, उसका मास नंबर कितना है 4, तो इसे डिवाइड कर लो, हमें मिलेगा 6.84, क्या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की इतनी है। ऐसे ही अगर हम बाइंडिंग एनर्जी अब लिथियम की देख लेंगे तो 39.3 डिवाइड बाय उसका मास नंबर दैट इज 7, तो कितना मिलेगा हमें 5.61 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये ज्यादा है और ये कम है, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना न्यूक्लियस स्टेबल होगा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी उतना न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। तो यहां से हमें मालूम चलता है कि हीलियम जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो हम कहेंगे इट इज मोर न्यूक्लियर स्टेबल, न्यूक्लियर स्टेबल। यही हमने दिखाया था इसमें ग्राफ में भी कि जो हीलियम है इट इज मोर न्यूक्लियर स्टेबल एज कंपेयर टू द लिथियम। ऐसे ही अगर हम किसी की भी देख लेंगे तो सबसे पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उसके मास नंबर की। तो इस तरह से हम सारे बाइंडिंग मतलब सारे एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना।